हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मनत लांबा। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का 9th पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला की। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे हमें पता है, मान लो हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल हो गया जिसके अंदर हमारे पास दो या दो से ज्यादा एटम्स हो जाते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। राइट, दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर तीन टाइप के एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लूकोज का। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए कि उस मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या है? मतलब कोई भी, अब जैसे हमें पता है ग्लूकोज का एक फिक्स्ड मास होता है, ठीक है, दैट इज 180 ग्राम। अब उसके लिए उसके पास कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन होने चाहिए जिससे उसका जो मास है वो 180 हो जाए। राइट, मतलब एक अमाउंट होंगे ना कि इतने हमारे पास कार्बन, इतने हाइड्रोजन, इतने ऑक्सीजन है जिनका मास मिलकर 180 बना रहे हैं। तो वही सिंपल फॉर्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर बताए एटम्स का किसी भी एक मॉलिक्यूल में। जैसे ग्लूकोज में हमारे पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। तो ये हमें एक्चुअल नंबर बता रहे हैं ना कि हमारे पास ग्लूकोज में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन है। राइट, तो यही हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर हम और ज्यादा सिंपल, जैसे हम थर्ड फोर्थ क्लास से मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे सिंपल रेशियो को। राइट, कि हमें मान लो दे रखा है हमारे पास ए और बी का रेशियो हमें दे रखा है 6/12। उनका सिंपल रेशियो बताओ, तो 6/12 का सिंपल रेशियो होगा 1/2। राइट, ये सिंपल रेशियो होता है ना, और ज्यादा सिंपल वे में उसे लिखना, मतलब जो और ज्यादा डिविजिबल ना हो। तो ऐसे ही हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को और ज्यादा सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, और सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। जैसे हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12O6। इसमें हमारे पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। अब हमने इनको, हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 6 को हमने 2 से डिवाइड, मतलब 6 को 12 और 6, इन तीनों को हमने 6 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास सिंपल रेशियो आ गया 1:2:1। ये हमारा सिंपल रेशियो आ गया। तो हमारे पास कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी कि CH2O। ये आ गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। यही डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता होते हैं, वही जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो उसी का सिंपल रेशियो होता है। अब देखो, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दो कंपाउंड के सेम भी हो सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास C6H12O6 होता है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो कंपाउंड का सेम हो सकता है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, क्योंकि सिंपल रेशियो दोनों का सेम ही आएगा, CH2O। ठीक है, तो इससे हमें ये बात तो पता चल गई कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का भी सेम हो सकता है। अब हमें एक फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू में n। मतलब अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करना है। अब ये n क्या है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O। अब हम CH2O में 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ब्रैकेट के नीचे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, हम उसको एटम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो 6 है यही हमारा n है, यानी कि जो हमें मल्टीप्लाई करने पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताना है तो हम CH2O जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसमें हम 6 को यानी कि n को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज C6H12O6। तो यहाँ से हमें ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये n,
n जो है हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। n के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास अगर हम रख देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है उसका मास डिवाइडेड बाय जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको हम अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अब देखो, कार्बन का एक कार्बन है, उसका हमें पता है कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है हमारे पास 12। ठीक है, तो 6 कार्बन है तो 12 इंटू 6। वैसे अगर हम हाइड्रोजन का देखें, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, हमारे पास 12 हाइड्रोजन है तो 12 इंटू में 1। एक ऑक्सीजन का हमारे पास मास होता है 16। अगर हम 16 इंटू में, हमारे पास 6 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 6। अब ये जो तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया उनको हम ऐड कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, दैट इज 180। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मान लो हमारे पास आया था ग्लूकोज का CH2O। अब CH2O हमारे पास एक कार्बन का होता है 12 मास, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो आ गया 2। एक ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है तो इनको जब ऐड किया तो हमें मिल गया 30। यानी कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास हमें 30 मिल गया। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास था उसको हम डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास से, तो जो हमें मिल गया 180 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू 6। अब देखो, इसी को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं कि अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें गिवन है CH2O और n भी हमें मान लो गिवन है 6, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देंगे CH2O इंटू में 6। अब हमें एक सिंपल सी ना नोट है ये, मतलब जो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम होता है वो हमारा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। मतलब हमारे पास मान लो जैसे C6H12O6 है, इसके अंदर हमें मान लो कहीं पे गिवन है कि हमारे पास 6 मोल कार्बन है और 12 मोल H2O है, यानी कि हमारे पास उस कंपाउंड में 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। मोल जो है रेशियो का, मतलब जो मोल का रेशियो है वही हमारे नंबर ऑफ एटम का रेशियो होता है। एक क्वेश्चन से समझते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो हमें एक क्वेश्चन दे दिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है, और हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, या फिर इसको हम फाइंड आउट मतलब गिवन होगा ये। तो हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, अगर गिवन नहीं भी है तो हम इसमें ऑक्सीजन खुद से ले लें, क्योंकि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास देखो टोटल कोई भी एक कंपाउंड है 100% होगा, उसमें से 100 में से 60% कार्बन है और 8% हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इतना है, इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई अमाउंट होगा जो दूसरे किसी एटम या मॉलिक्यूल मतलब एटम का होगा। अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन आ सकता है, तो एक ऑक्सीजन बच गया। अब ऑक्सीजन निकाल लेंगे हम, 60 और 8 इनको ऐड कर देंगे और 100 टोटल होता है, तो 100 माइनस 68 हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल गई 32। अब जो परसेंट गिवन होता है ना उसको हम ग्राम में लिख देते हैं। जैसे कार्बन 60% है तो 60 ग्राम, हाइड्रोजन 8% है तो 8 ग्राम, ऑक्सीजन हमें 32 मिल गया, 32% तो वो आ गया 32 ग्राम। अब हमें ये सब तो पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो कार्बन का गिवन वेट है 60 और इसका मॉलिक्यूलर वेट एक कार्बन का होता है 12, तो मोल्स आ गए 5। ऐसे हाइड्रोजन का गिवन वेट 8 और एक का होता है 1, तो आ गया 8। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 8 आ गए। ऑक्सीजन का भी गिवन वेट 32 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। तो ये हमें मिल गए नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को हमने यहाँ पे देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स को हम एटम के इक्वल भी नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 मोल कार्बन
8 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन है, तो मैं इसको यूं भी बोल सकती हूँ कि मेरे पास 5 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हम लिख देंगे, मान लो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो हम C5H8O2, ये हमारे पास आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, अब किसी क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। इंपेरिकल फॉर्मूला तो इजी था, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए ना हमें कोई ना कोई एक चीज एक्स्ट्रा गिवन होगी। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें या तो n गिवन होगा पहले से ही, या फिर हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, तो हम निकाल सकते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हम इंपेरिकल फॉर्मूला, हमें अगर हम इस क्वेश्चन से इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला का मास तो बता सकते हैं, लेकिन हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास तो नहीं बता सकते ना n निकालने के लिए, ना ही हमें n गिवन है। तो हम क्या करते हैं, देखो मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्वेश्चन में गिवन है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है। कार्बन का वेट दे दिया, मतलब परसेंट वेट के इक्वली है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इसमें हमें ऑक्सीजन भी दे दिया। हमने पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। देखो गिवन वेट जो हमें दे रखा है 40.684 डिवाइड किया एक कार्बन से, दैट इज 12। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी हमने ऐसे निकाल लिया, 5.085 डिवाइडेड बाय 1, और ऑक्सीजन का भी ऐसे। अब देखो ये पॉइंट में है तो हमारा आंसर भी पॉइंट में आया, दैट इज 3.39। अभी इस चीज को भूल जाओ, सिर्फ अभी हमारा ये आया है, मतलब जब हमने कार्बन के जो गिवन वेट है उसको हमने मॉलिक्यूलर वेट से जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3.39, सिर्फ इतना देखो। ऐसे ही हाइड्रोजन में हमारे पास आया 5.085 और ऑक्सीजन में भी हमारे पास आया 3.39। अब हम पॉइंट में है तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला ऐसे तो लिख नहीं सकते, C 3.39, H 5.0 ऐसे तो हो नहीं सकता, C6H ऐसे कोई, मतलब एक नंबर होगा ना, फ्रैक्शन में नहीं होगा, नॉन फ्रैक्शनल होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम जो सबसे छोटा नंबर होता है ना आंसर में, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो आए उसमें सबसे छोटा क्या है 3.39, 5.085 पड़ा है, तो हम इन तीनों को ही 3.39 से डिवाइड कर देंगे। हमें ना क्वेश्चन में कोई ऐसी सिंपल वैल्यू गिवन होगी जो डिवाइड करने से हमें कोई नंबर मिल जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज नहीं होती हैं, ये सिंपल डिवीजन है। डिवाइड किया 1 आ गया, 5.085 को 3.39 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1.5। 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, राइट, 3/2 1.5 के इक्वल होता है। ऑक्सीजन का भी 3.39 था, उसको भी 3.39 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से नहीं, इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा। जैसे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3/2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब इसको हम ऐसे फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते ना कि C1H 3/2 और ऑक्सीजन 1 नहीं। तो हम क्या करेंगे, नीचे का 2 कैंसिल करने के लिए हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते तो वो चीटिंग हो जाती है एक तरह से, मतलब वो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो वो तो हम कर सकते हैं, राइट। अगर पूरे को करेंगे तो कोई गलत नहीं है, आंसर सही आएगा। तो हमने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया C2H3, क्योंकि ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 से 2 कैंसिल, और इन 2 into 1 इज इक्वल्स टू 2, तो O2, तो आंसर आ गया C2H3O2। अब यहां से हम n निकाल लेंगे, हमें मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है क्वेश्चन में 118 ग्राम। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ गया हमारे पास n आ गया 2। अब n आ गया तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इंपेरिकल फॉर्मूला भी पता है। इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू में n किया तो हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन भी सिंपल ही था, बस एक दो बार अगर हम इसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, इसमें भी हमें कार्बन हाइड्रोजन का दे रखा है वेट, मतलब परसेंटेज, ऑक्सीजन का हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। देन हमने मोल्स निकाले, मोल्स आए थे पॉइंट में। जब हमने पॉइंट देखा सबसे छोटा था 3.22, तीनों को डिवाइड किया तो हमारे पास होल नंबर आ गया, दैट इज 1। इसको भी 3.22 से डिवाइड किया तो आ गया 3, और इसको भी किया तो आ गया 1। हमें अप्रोक्स वैल्यू लेनी होती है, ठीक है, 1, 3 और 1। अब बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड नहीं, मतलब अप्रोक्स निकालेंगे ना इसमें, तो अप्रोक्स 3 के इक्वल ही आएगा ये।
तो हमने निकाल लिया, जिससे हमें इम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया। अब इसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता सकते क्योंकि हमें सिर्फ इम्पिरिकल फॉर्मूला पता है। अब इसमें हम 2 को 3 किसी को भी n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएंगे। इसमें हमें मॉलिक्यूलर मास या फिर n कुछ भी गिवन नहीं है, n गिवन नहीं है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता ही नहीं सकते। तो इसमें हमें बस और इम्पिरिकल फॉर्मूला ही पूछा था जो हमने बता दिया, CH3O। तो इस पार्ट में हम इतना ही कवर करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इम्पिरिकल फॉर्मूला। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टोइशियोमेट्री, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।